लेकिन जी आज हमारा आफ्टर मिड पहला लेक्चर है जिसके अंदर हम इंशाल्लाह बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट के अगले चैप्टर की। इससे पहले अभी तक हमने जो कुछ बयान किया, जो कुछ एक्सप्लेन किया, उसमें अगर थोड़ी सी बात अगर करता जाऊँ तो इससे पहले हमने प्लानिंग क्या होती है, एक मैनेजमेंट को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से असूल मद्देनज़र रखे जाते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। अब आज का जो टॉपिक है, जो बेसिकली आज हमारा मैनेजमेंट की बात चलेगी, वो ऑर्गेनाइजिंग के बारे में बात चलेगी। अगर बड़ी सिंपल सी बात करता जाऊँ तो मैनेजमेंट का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ऑर्गेनाइजिंग होती है। आप ये समझ लें कि अभी तक हमने जितना कुछ देखा, चाहे वो प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बुनियादी असूलों के बारे में हो, इन्वायरमेंट के बारे में बात की, उसके अंदर हमने डिसीजन मेकिंग के बारे में बात की, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो सी हैं वो सारी की सारी चीज़ें आप ये कह लें कि प्रैक्टिकली जो काम होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जिस चीज़ के ऊपर हम स्ट्रेस करते हैं वो ऑर्गेनाइजिंग है। ऑर्गेनाइजिंग इज़ द बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ बिज़नेस मैनेजमेंट। कारोबार में जब तक आपने बिज़नेस के अंदर कोई भी चीज़ को अगर ऑर्गेनाइज अच्छे तरीके से कर लिया तो कारोबार की हर चीज़ जो सी है वो आपकी प्लस या पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आती है। और ये सेकंड फंक्शन है। सबसे पहला हमारा जो सा था वो प्लानिंग था, अब दूसरा जो सा है वो ऑर्गेनाइजिंग है। प्लानिंग के अंदर हमने ये देखना है कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको चाहिए, जैसे लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, आपको जो भी कारोबार के अंदर चीज़ को स्टार्ट करना है, उस चीज़ को स्टार्ट करते हुए आपको किन किन मराहिल में से गुजरना पड़ता है, ये अभी तक हमने बात की। अब वो चीज़ें जब आपके पास आ जाती हैं, जैसे मैंने एक छोटी सी शू फैक्ट्री भी लगानी, तो उस शू फैक्ट्री के लिए मुझे जो सा है रॉ मटेरियल के लिए लेदर चाहिए, उसके ऊपर काम करने के लिए हम मशीनरी चाहिए, उसके अलावा उसके ऊपर काम करने के लिए लेबर चाहिए, उसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो वो तमाम की तमाम चीज़ों को परफॉर्म करना और वो तमाम की तमाम चीज़ों को इकट्ठा करना वो आज के स्टेप के अंदर होगा, जिसके अंदर हमें सबसे पहले जो उनकी बुनियादी चीज़ है वो देखनी पड़ेगी कि व्हाट इज़ द ऑर्गेनाइजेशनल आर्किटेक्चर। तो वो कहते हैं अ थ्योरी ऑफ द फर्म और अ मल्टीपल फर्म्स। एक फर्म या एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बात कर सकते हैं और एक से ज़्यादा फर्म या एक से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं, विच इंटीग्रेट द ह्यूमन एक्टिविटी एंड द कैपिटल रिसोर्सेज, जहाँ पे कुछ काम करने के लिए लोग भी मौजूद हों और उसके साथ साथ कुछ कैपिटल भी लगाया जाए, यूटिलाइजिंग विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ टास्क एलोकेशन एंड कोऑर्डिनेशन। और उसमें एक ख़ास किस्म का आपको टास्क दिया जाए और उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप मतलब किस्म की लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इन सारी चीज़ों को जिस वक्त लगाते हो और उनके आपस में कोऑर्डिनेशन करते हो टू अचीव द डिज़ायर्ड आउटकम एंड परफॉर्म फॉर बोथ एंड शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, दोनों कामों के लिए हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, अगर तो आपने एक साल के अंदर अंदर के लिए कोई काम करना है तो वो शॉर्ट रन है, एक साल से ज़्यादा मुद्दत के लिए करना है तो वो लॉन्ग रन है। अब यहाँ पे बड़ी सिंपल सी बात कर दूँ, हमें ये सारी की सारी डेफिनेशन ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर के बारे में जो उनसे बात करनी है वो एक थ्योरी है कि किस तरह से आपने शॉर्ट रन या लॉन्ग रन, किस तरह से आपने लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करना है, उनको अचीव करने के लिए, कोई गोल अचीव करने के लिए, कोई प्लान अचीव करने के लिए, ये सारा कुछ आपको सेट आउट करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आपने अगर ये सोचा है कि भाईजान मैंने एक फर्म चलानी है जिसका काम होगा कि वो सिर्फ जो उनसे शू मेकिंग फर्म है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको उसके लिए लेदर चाहिए, उसके लिए आपको काम करने के लिए लेबर चाहिए और उसके ऊपर काम करने के लिए आपको मशीनरी वगैरह चाहिए। ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। इस सारे के सारे स्ट्रक्चर को देखने से पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है, वो कहता है कि सिस्टम दैट आउटलाइन हाउ सर्टन एक्टिविटी आर डायरेक्टेड इन ऑर्डर टू अचीव द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से अपने विजन या मिशन को हासिल करने के लिए अपनी कुछ एक्टिविटीज़ को डायरेक्ट करती है, अपनी कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती है, इन तमाम चीज़ों को देखना ये ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब इनमें कुछ टर्म्स आएंगी जिनको हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले कंट्रोल्स है, ठीक है। कंट्रोल किसको कह रहा है, वो कहते हैं मैट्रिसेस यूज टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ सब यूनिट एंड द जज हाउ वेल मैनेजर आर रनिंग दोज सब यूनिट।
आपने एक बड़ी चीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया तो उसको सब यूनिट कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करता जाऊँ, आपने एक फैक्ट्री है, उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट रखे हुए हैं, प्लानिंग का, परचेज़ का, सेल का, इन तमाम को आपने वो क्या कहते हैं डिफरेंट पार्टिकुलर्स में या डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। तो आपने अपने बड़े डिपार्टमेंट को या बड़ी फर्म को छोटे छोटे हिस्सों में जो डिवाइड किया उसको सब यूनिट्स कहेंगे। तो उन सब यूनिट की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए कि वो किस तरह से चल रही है, उसमें कोई फ्लॉज तो नहीं है, उनमें कोई ड्रॉबैक्स तो नहीं है, इन सारी चीज़ों को देखना ये कंट्रोल्स कहलाता है। इसके बाद अगली चीज़ आ जाती है जिसको इंसेंटिव्स कहते हैं। वो कहते हैं कि डिवाइस टू यूज़ द इंकरेज डिज़ायर एम्प्लॉयर बिहेवियर। इंसेंटिव बड़ी सिंपल सी बात करता जाऊँ, दो तरह के, एक मोनेटरी और एक नॉन मोनेटरी। अगर तो आप किसी एम्प्लॉय को यूज़ करते हो और उसके बदले उसको सैलरी में इंक्रीज़ देते हो, बोनस वगैरह देते हो, उसकी पे इंक्रीज़ करते हो, तो ये इंसेंटिव यूज़ होते हैं अपनी डिज़ायर परफॉर्मेंस को हासिल करने के लिए। मिसाल के तौर पर सॉरी, जो भी बंदा काम कर रहा होता है वो किसी ना किसी इंसेंटिव के पीछे ही कर रहा होता है, और इंसेंटिव जो उनसे है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फर्म के लिए, किसी भी कारोबार के लिए, परफॉर्म करने वाले बंदे की ड्यूटी के लिए। अगर वो उसको अच्छे तरीके से इंसेंटिव मिल रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो अच्छे तरीके से परफॉर्म भी करेगा। अच्छा, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हमारे पाकिस्तान का कुछ कल्चर है, तो ज़ाहिर बात है ऑर्गेनाइजेशन को कल्चर के मुताबिक डेवलप करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने शायद पहले भी एक दफ़ा या दो दफ़ा एग्जांपल दी थी। मैंने आपको बताया था कि अगर फ़र्ज़ करें KFC है, मैकडोनल्ड है, जब उसको कोई भी चीज़ परफॉर्म करनी होती है तो वो परफॉर्म करता है कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने जैसे पहले भी बताया था कि अगर वो मुस्लिम कंट्रीज़ में आएगा तो वो कोई ना कोई हलाल प्रोडक्ट को बेचेगा, मटन, बीफ, चिकन, फ़िश, जो भी चीज़ वो बेचे वो हलाल प्रोडक्ट को बेचेगा। मगर जिस वक्त आप बात करते हो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की, जिस वक्त वो जाते हैं अरेबियन कंट्रीज से या मुस्लिम कंट्रीज से बाहर इंडियन कंट्रीज़ में, तो उसको वेजिटेरियन होना पड़ता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन कल्चर पे बहुत ज़्यादा आती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को आप डिफ़ाइन कर सकते हो द अंडरलाइंग बिलीफ, आपके जो अकायद है, अजम्पशन, जो मफरूज़ात है, वैल्यूज़, जो आपकी रसूमात है, एंड वे ऑफ इंटरेक्टिंग दैट कंट्रीब्यूट द यूनिक सोशल एंड साइकोलॉजिकल, जो लोगों की नफ्सियात से बनती है और जो लोगों की नफ्सियात होती है वो सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रही होती है। जैसे हम मुस्लिम सोसाइटी में जो सा है मैन और वुमेन को इक्वल पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाता है, उसके अंदर अल्लाह ताला की ज़ात ने जितना ज़्यादा औरतों को हकूक़ दिए, औरतों को परफॉर्म करने के लिए कहा, तो वो ऑटोमेटिकली ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। ठीक है, हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जो अल्लाह ताला की बताई हुई हदूद या कुरान मजीद की बताई हुई हदूद से बाहर होगा। तो ये सारी चीज़ों को देखने के बाद, आपने परफॉर्म करने के बाद, आपको ऑर्गेनाइजेशनल आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बाद अगली वो जो चीज़ बात कर रहे हैं वो कहता है कि डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को अगर बड़ी सिंपल सी एक और डेफिनेशन देना चाहो तो वो है द फॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ जॉब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी जॉब को किस तरह से डिवाइड कर रहे हो डिफरेंट सेक्टर में, उस चीज़ को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। जैसे आप एक बंदा जो उनसे है जिसने M.Com किया हुआ है या जिसने B.Com किया हुआ है या जिसने अकाउंट्स की फील्ड के अंदर लिया हुआ है, आप उसको अकाउंट्स मैनेजर लगा रहे हो। ठीक है, एक बंदा जो उनसे वो सिविल इंजीनियरिंग करके आया तो आप उसको जो उनसे मैकेनिकल या इंजीनियरिंग वर्क में लगा रहे हो। एक बंदे का काम जो उनसे है वो HR का है तो उसको सिर्फ HR की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए लगा रहे हो। तो डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ अ पर्सन, इसको देखना, ये चीज़ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से मज़ीद आगे अगर बात चलती जाए तो ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन क्या होता है। आपके जितने भी डिसीजन होते हैं कि एक स्ट्रक्चर को कितने हिस्सों में डिवाइड करना, वो टोटल 6 की एलिमेंट्स पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ये की एलिमेंट्स भी कह सकता हूँ, ये बेसिस भी कह सकता हूँ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर को डिवाइड करने के। सबसे पहला है वर्क स्पेशलाइजेशन, उसके पास किस काम का हुनर है, इसको वर्क स्पेशलाइजेशन कहते हैं। सेकंड नंबर पे डिपार्टमेंटलाइजेशन, उसकी वर्क की बेस के ऊपर उसको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में डिवाइड करना, ये डिपार्टमेंटलाइजेशन है। उसके बाद चेन ऑफ कमांड, कि एक बंदे को जिस वक्त आप किसी फील्ड के ऊपर या किसी जगह के ऊपर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए रखेंगे तो वो
अपने नीचे कितने लोगों को क्या कहते हैं कंट्रोल करेगा, इस चीज़ को चेन ऑफ कमांड कहते हैं। और जब वो एक्चुअली उसको परफॉर्म करते हैं तो उसको स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब मैं फिर दोबारा बता दूँ, एक होता है जिसको जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं, जेडी कहा जाता है उसको। तो चेन ऑफ कमांड में अगर बड़ी सिंपल सी बात करूँ तो आप अपनी जिस वक्त चेयर पे बैठेंगे तो आपको किन किन लोगों के ऊपर होल्ड होगा, ये चेन ऑफ कमांड है। और जब उसको एक्चुअली परफॉर्म किया जाए तो उसको स्पेन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। जो दो तरह का हो सकता है, या तो तमाम इख्तियारात किसी एक बंदे के पास हो और वो आगे लोगों को तक डिस्ट्रीब्यूट करे, इसको सेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। और आगे क्या है, अगर वो अपने इख्तियारात आगे डेलीगेट कर दे दूसरे लोगों को तो इसको डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। और आखिर पे क्या है, फॉर्मलाइजेशन है कि वो तमाम की तमाम चीज़ों को, तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ को क्या करे, फॉर्मलाइज करे, यानी कि कल्चर का या स्टॉक का हिस्सा बनाए। आगे वो जो बात कर रहे हैं वो कहते हैं जी, नेक्स्ट आपकी जो सी है वो है पर्पज़ ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग हमने देखा कि किसी भी काम को, किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाता है तो उस ऑर्गेनाइजिंग करने की क्या क्या वजूहत होती हैं। तो सबसे पहले, डिवाइड वर्क टू बी डन इन स्पेसिफिक जॉब एंड डिपार्टमेंट। आपको ये पता हो ना कि कौन सा काम किस बंदे ने करना है तो आप इजीली उसको चेकआउट कर सकते हो। तो ऑर्गेनाइजिंग इसीलिए की जाती है। आप किसी चीज़ की तरतीब लगाते हो तो इसीलिए ये लगाते हो कि आपको स्पेसिफिक जॉब, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट असाइन करें। जैसे एक का काम परचेज, दूसरे का काम सेल, तीसरे का काम इंश्योरेंस, आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट रखे हुए हैं। एक का काम सिर्फ ये देखना कि पैसा आएगा कहाँ से लगाएंगे, कहाँ पे, इसको फाइनेंस कहते हैं, ठीक है। एक का काम सिर्फ है आपके पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ये चेक करना कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनको कैसे पहुँचाया जाएगा। तो सेकेंड इसलिए ऑर्गेनाइजिंग का रीज़न क्या है, वो कहते हैं असाइनिंग टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल जॉब। एक बंदा एक चीज़ को किस तरह से परफॉर्म करेगा, इसको जॉब डिस्क्रिप्शन कह सकता हूँ। जब तक आप एक बंदे को जब हायर करते हो ये नहीं ना बताओगे कि यार तुमने इस सीट के ऊपर बैठ के ये काम करना है और इस तरह से करना है, तब तक वो चीज़ उसको समझ नहीं आ सकती। फिर थर्ड इसका है कोऑर्डिनेट डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशनल टास्क। जब बहुत बड़े काम को आपने अचीव करना हो ना तो उसके लिए आपको उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता है। एक बड़ी कामयाबी को हासिल करने के लिए जब तक छोटे छोटे स्टेप्स ना लिए जाएँ तब तक वो फ़ायदेमंद नहीं होती। तो ऑर्गेनाइजिंग इसलिए भी की जाती है। क्लस्टर जॉब इनटू अ यूनिट, और सब एक जैसी जॉब्स को इकट्ठा करके एक यूनिट में डालना। जैसे अकाउंट्स का जितना डिपार्टमेंट है वो सारे का सारा डिफरेंट मैनेजर, जनरल मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर, सुपरवाइज़र और क्लर्क्स के ऊपर डिपेंड होगा। तो उन तमाम को एक पूल में इकट्ठा करना और उनको बताना कि तुम लोगों ने ये चीज़ परफॉर्म करनी है, वो क्लस्टर जॉब है। फिर एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट जो काम परफॉर्म करेगा उसका दूसरे के साथ इंटरलिंक कैसे होगा। जैसे परचेज़ वालों के काम का सेल वाले के काम से कैसे रिलेशन है, उसके बाद सेल वाले के काम का इंश्योरेंस वाले से कैसे है, इंपोर्ट का एक्सपोर्ट का आपस में क्या रिलेशनशिप है, और इन सारी की सारी यूनिट्स को मिलाकर एंड पर प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकाली जाएगी। उसके बाद इस्टेब्लिश फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी। आपको ये पता हो कि एक बंदा जिस जगह पे बैठ के परफॉर्म करे उसके नीचे उसके अंडर कौन कौन से लोग मौजूद है। फिर इस्टेब्लिश फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी के बाद एलोकेट द एंड डिप्लॉय द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। और ऑर्गेनाइजेशन जो काम परफॉर्म कर रही है उसमें हर एक बंदा किन किन ज़राए को इस्तेमाल करके किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मैं फिर तो बोलूँ, एक बंदा कौन कौन सी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा और उसको किन किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, ये उसकी ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट की अगर बात करते रहो तो याद रखिए किसी भी चीज़ को डिवाइड करने के दो बड़े तरीके हैं, एक है वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल है। अगर तो अपवर्ड और डाउनवर्ड टू अपवर्ड, अपवर्ड टू डाउनवर्ड देखा जाए तो ये वर्टिकल डिफरेंशिएशन है। मिसाल के तौर पर अगर बड़ी सिंपल सी बात करते जाऊँ, आपका जूनियर क्लर्क जो काम करेगा उसको सीनियर क्लर्क के पास लेके जाना, या जो हायर मैनेजमेंट फैसला करे, आपका सबसे ऊपर वाला जो उनसे वो जनरल मैनेजर है, जनरल मैनेजर जो फैसला करे वो मैनेजर तक आए, मैनेजर से वो असिस्टेंट मैनेजर तक आए, असिस्टेंट मैनेजर से वो सुपरवाइज़र, और सुपरवाइज़र से वो नीचे क्लर्क्स तक पहुँचे, या नीचे से कोई फैसला ऊपर तक जाए तो इसको वर्टिकल देखा जाता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। और अगर हॉरिजॉन्टल की बात करूँ जिसमें तमाम के तमाम एक जैसे लोग इकट्ठे हों और वो तमाम के तमाम इकट्ठे होकर किसी एक चीज़ के ऊपर एक जैसे लोग बैठे हों। जैसे मैनेजर्स की अगर मीटिंग होगी तो उसमें मैनेजर अकाउंट्स, मैनेजर फाइनेंस, मैनेजर परचेज, मैनेजर सेल्स, ये तमाम के तमाम लोग इकट्ठे होकर काम करेंगे, इनको हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन कहा जाता है। उसके बाद सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज हो सकती है। सेंट्रलाइज में जहाँ पे तमाम के तमाम स्पैन ऑफ कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोगों के हाथ में हो, वो सब एक
एग्जेक्टिव लेवल के ऊपर बैठ के जैसे जनरल मैनेजर ही तमाम फैसले करें और वो सारे के सारे फैसले करके लोअर स्टाफ पे इम्प्लीमेंट करें, तो इसको सेंट्रलाइज किया जाएगा। और अगर आप हर एक बंदे को अपने एरिया ऑफ वर्क में पावर डेलीगेट कर दो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डेलीगेट कर दो। सेकंड लाइन में लिखा हुआ डिसेंट्रलाइजेशन इज़ अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन विच डेली ऑपरेशंस एंड द डिसीजन मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डेलीगेटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट टू द मिडिल मैनेजमेंट एंड मिडिल मैनेजमेंट टू लोअर मैनेजर। जहाँ पे आप चीज़ को अपवर्ड टू डाउनवर्ड क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, एक में क्या है, फैसला सिर्फ अपर वाले करेंगे और नीचे वाले उसको फॉलो करेंगे। दूसरे में रूल्स मेकिंग पावर आप डिसेंट्रलाइज कर दो, आप उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो, अपर टू लोअर, हर एक बंदे को थोड़ी थोड़ी पार्ट पावर डेलीगेट कर दो। उसके बाद इसी में एक चीज़ आ जाती है जिसको ऑटोनोमस सब यूनिट्स कहा जाता है। तो वो कहता है कि ऑटोनोमस सब यूनिट्स क्या होते हैं, इन अ डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन अ हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी इज गिवन टू लोअर लेवल ऑफ द मैनेजमेंट। इट in this setup, manager of sub units are granted the power decided on matter within their areas of responsibility। उनको इख्तियार दिया जाता है कि अगर वो कहीं पे भी कोई भी फ़ैसला करना चाहें तो वो अपने बलबूते पर वो फ़ैसला ले सकते हैं। ऐसी चीज़ को ऑटोनोमस सब यूनिट्स कहा जाता है। मैं दोबारा बोल दूँ, सेंट्रलाइज जिसमें सारी की सारी चीज़ एग्जेक्टिव के पास होती है, वो फैसला करके बाकी सब पे इम्प्लीमेंट करते हैं। डिसेंट्रलाइज वो होती है जिसमें हर चीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है और हर एक बंदे को अपनी सतह के ऊपर सेंट्रलाइज्ड पावर मिलती है, डेलीगेटेड पावर मिलती है। ठीक है, कुछ इख्तियारात मिलते हैं। और अगर उनमें से किसी यूनिट को इख्तियार दे दिया जाए कि भाई तुम ऊपर मैनेजमेंट को कोई भी फैसला करके बता सकते हो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप उसको हैंडल कर सकते हो, तो वो चीज़ आपके लिए क्या होगी, ऑटोनोमस सब यूनिट्स होंगे। इसके बाद अगली बात जो उनसे आ जाती है, वो कहते हैं कि दो तरह की चेन ऑफ कंट्रोल होती है। आप ये कह सकते हो इसको टाल वर्सेस फ्लैट हायरार्चीज है। टाल को अगर बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन देता जाऊँ तो वो क्या है जी, ऑर्गेनाइजेशन विद मैनी लेयर्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन हो। जैसे कि नीचे ताल की एक उसने पिक्चर भी शो की हुई है जो कि ये बता रही है कि जितने ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ़ यूनिट्स, नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट उसमें ज़्यादा हैं। जहाँ पे नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा हो उसको टाल कहा जाता है, और जिसमें नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट कुछ कम हो उसको फ्लैट कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर आपने जो सा है वो अकाउंट्स का डिपार्टमेंट एक रखा होगा, उसमें परचेज सेल को अलग अलग नहीं किया होगा, तो इसका मतलब है आपने नंबर ऑफ़ डिपार्टमेंट उसमें क्या रखे हुए हैं, कम रखे हुए हैं। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की 6 हमने बेसिस पढ़ी थी। तो सबसे पहले वर्क स्पेशलाइजेशन। वर्क स्पेशलाइजेशन कहते हैं किसी चीज़ का हुनर होना। मैंने फिर बोल दूँ, ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। ऑर्गेनाइजेशन का पूरा ढांचा होता है। ठीक है, उसको बेसिस जो उनसी 6 थी उनमें सबसे पहली बेस थी, शायद अगर आपको याद हो, जिसको हमने वर्क स्पेशलाइजेशन कहा थी। तो वो कहते हैं कि डिग्री टू विच टास्क इन द ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू सेपरेट जॉब एंड ईच स्टेप कंप्लीटेड बाय द डिफरेंट पर्सन। ठीक है, जहाँ पे हर टास्क हर एक अलग बंदे को दिया जाए और वो अपने चीज़ के अंदर स्पेशलाइज्ड हो, हुनर रखता हो, और वो जो भी चीज़ परफॉर्म करे वो सेपरेटली परफॉर्म करे, और उसको पूरी की पूरी क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में एक इम्पोर्टेंस हासिल हो। जैसे आपको अगर बड़ी सिंपल सी बात करता हूँ, एक गाड़ी अगर आपने बनानी तो उस गाड़ी के डिफरेंट पार्ट होते हैं, उन डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट लोग डिफरेंट जगहों पे बनाते हैं, बाद में उनको कंबाइन किया जाता है, असम्बल्ड किया जाता है। तो इसको अलग अलग बंदा परफॉर्म करे और वहाँ से उनको इकट्ठा करके फिर एक नई चीज़ को बनाया जाए, तो इसको वर्क स्पेशलाइजेशन कहा जाता है। तो एक तरीका ये है कि जो बंदा अपनी चीज़ का फील्ड का एक्सपर्ट हो, उसकी बेस पे आप अपनी चीज़ को, अपने स्ट्रक्चर को डिवाइड कर सकते हो। सेकंड उनसे वो कहते हैं कि डिपार्टमेंटलाइजेशन है। याद रखिएगा, डिपार्टमेंटलाइजेशन होती है कि आप अकॉर्डिंग टू सम करेक्टरिस्टिक्स, कॉमन करेक्टरिस्टिक्स, मैं अगर बड़ी सिंपल सी बात करूँ, डिपार्टमेंटलाइजेशन है द डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू सम कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। कुछ मखसूस बुनियादों पर तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स को अलग अलग कर देना। इसको ऑर्गेनाइजेशन में समझाने से पहले एक मैं थोड़ी सी आपको एजुकेशनल एग्जांपल देता जाता हूँ। जैसे आपको पता है कि इंजीनियरिंग के अदारे अलग होते हैं, मेडिकल साइंसेस के अलग होते हैं, कॉमर्स के अलग होते हैं। ठीक है, इसी तरह उनको कॉमन करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर किसी को हम बिज़नेस मैनेजमेंट में डाल देते हैं, किसी को हम इंजीनियरिंग में डाल देते हैं। इंजीनियरिंग के आगे डिफरेंट ब्रांचेस है, सिविल है, मैकेनिकल है, वो पेट्रोलियम है, मगर
हर एक को अलग अलग वहाँ पे, इसी तरह डॉक्टर है तो वो कोई क्या कहते हैं लीवर का है, कोई किडनी का है, कोई हार्ट का है, कोई स्किन का है, कोई नोज़ का है, कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट है, मगर उन सबको मेडिकल साइंसेज को अलग कर देना, आगे उसके शोबे अलग अलग हैं। तो डिपार्टमेंटलाइजेशन, आपको बड़ी सिंपल सी बात कर दूँ, कुछ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर उनको डिवाइड करना है, इसको हम क्या नाम देते हैं, डिपार्टमेंटलाइजेशन। और डिपार्टमेंटलाइजेशन को डिवाइड करने के, या एक ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट में डिवाइड करने के टोटल 5 बड़े तरीके हैं, जिनमें सबसे पहले फंक्शनल। फंक्शनल क्या है? ग्रुपिंग जॉब बाय फंक्शन परफॉर्म्ड। ठीक है, एक बंदा अगर अकाउंट्स बना रहा है ना, तो आपने उसको वो अकाउंट्स एंड फाइनेंस के अंदर डाल देना है। एक बंदा अगर अकाउंटिंग का काम कर रहा है, अगर फाइनेंस का काम कर रहा है, परचेज का काम कर रहा है, सेल का काम कर रहा है, तो ये सारी की सारी उसकी अकाउंट से रिलेटेड है, तो आपने अकाउंट्स में डाल देना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट क्या है? ग्रुपिंग जॉब बाय द प्रोडक्ट लाइन। ठीक है ना, अगर सारे के सारे जो उनसे वो एक वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आप सबको डिवाइड एक इस बेस पे भी कर सकते हो। थर्ड बेस है ज्योग्राफिकल। अगर आपकी मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, और वहाँ पे पाकिस्तान के कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप उनको ज्योग्राफिकली भी डिवाइड कर सकते हो कि आप एकदम जिनसे वो पाकिस्तानी है तो पाकिस्तान की बेस के ऊपर, या पाकिस्तान के अंदर भी डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे आप कराची के लोगों को कराची के ऑफिस में रख सकते हो, ठीक है, सिंध के लोगों को सिंध के अंदर, पंजाब के लोगों को पंजाब के अंदर, तो ये जोग्राफिकल डिवीजन है। थर्ड इसकी फोर्थ डिवीजन है प्रोसेस डिवीजन। तो वो कहते हैं कि ग्रुपिंग जॉब बाय द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट और द कस्टमर फ्लो। आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर चीज़ को डिवाइड करो तो इसको प्रोसेस फ्लो कहा जाता है। आगे चल के इनकी डिटेल वैसे मौजूद है, इसलिए मैं फिर दोबारा बोल देता हूँ। प्रोसेस क्या है? आपकी चीज़ जो सी बेची जा रही है वो कस्टमर तक कैसे पहुँचाई जा रही है, इसको चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकता हूँ। मिसाल के तौर पर होलसेल पे बेच रहे हो, रिटेल पे बेच रहे हो, ये सारी चीज़ों देखा जाएगा, ये प्रोसेसिंग के अंदर आ जाता है। उसके अंदर कस्टमर है, अगर आपके कस्टमर जो उनसे हैं उसकी नीड के मुताबिक रखी जाए। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ जेंडर वाइज डिवाइड की जाती है, मेल और फीमेल के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे आपकी जिनसी एज के हिसाब से होती है, कुछ चिल्ड्रन के लिए होती हैं, तो ऑटोमेटिकली आपने शायद देखा हो एक बड़े ग्रॉसरी स्टोर के अंदर भी उन्होंने जो है वो चिल्ड्रन सेक्शन अलग बनाया होता है। वो क्या कहते हैं जैसे आप कारफोर के अंदर चले जाओ ना, तो वहाँ पे आपको ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फंक्शनल के हिसाब से उन्होंने लैपटॉप का ऊपर अलग से बनाया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स का उन्होंने अलग से बनाया हुआ है, प्रोडक्ट के हिसाब से भी उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। जैसे आपकी ग्रॉसरी आइटम है, क्रॉकरी आइटम है, वो सारी की सारी अलग अलग की हुई हैं। क्लॉथिंग है, उसके अलावा जोग्राफिकल के हिसाब से भी उन्होंने, जैसे वो क्या कहते हैं मेट्रो वालों के डिफरेंट हैं, कोई वो क्या कहते हैं ठोकर वाली साइड पे मौजूद है, या कोई इधर एयरपोर्ट वाली साइड पे मौजूद है। इस तरह आप उनको कर सकते हो डिवाइड। उसके बाद आप प्रोसेस के हिसाब से भी कर सकते हो। जैसे कि बाज़ ऐसी आइटम्स होती हैं जो कि हाइपर स्टार या कारफोर से जिस वक्त आप परचेज़ करते हो, तो उस वक्त आपने देखी होगी कि वो कुछ की बिलिंग अंदर ही होती है और कुछ की कस्टमर्स के हिसाब से होती है। जो लेडीज़ सेक्शन है वो लेडीज़ सेक्शन के अंदर सिर्फ फीमेल्स की आइटम है, जेंट्स के अंदर खाली जेंट्स की आइटम है। तो ये सारी की सारी डिपार्टमेंटलाइजेशन के तरीके हैं। अगली बात मुझे कह रहे हो, कहते हैं कि अगर फर्ज करें फंक्शनल आप डिवीजन करना चाहते हो, तो उसके अंदर वो एक एग्जांपल देता है। वो कहता है कि मैनेजर इंजीनियरिंग है, अकाउंटिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, ह्यूमन रिसोर्स है और मैनेजर है परचेजेज। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं अगर इस तरह की जाए? एफिशिएंसीज फॉर्म पुटिंग टुगेदर सिमिलर स्पेशलिस्ट। सारे एक जैसे स्पेशलिस्ट को इकट्ठा करना और उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट बना देना, जिससे वो कल को अपनी यूज़फुल इंफॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। सेकंड, कोऑर्डिनेशन विद द फंक्शन एरिया, इससे आपकी फंक्शनैलिटी बढ़ती है। और इन डेप्थ स्पेशलाइजेशन, और जब वो बार बार आपस में एक दूसरे के साथ अपना नॉलेज शेयर करते हैं तो उससे आपकी एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? पुअर कम्युनिकेशन अक्रॉस फंक्शनल एरिया। बाज़ का तो ऐसा होता है कि कंपटीशन इन साइड ही क्रिएट हो जाता है, जिससे वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से अपने ज़ाती गोल्स को, जैसे अगर आपने एक बड़ी फर्म को 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ ना, तो आपने कहा कि भजन आपस में कंपटीशन है। बैंकिंग सेक्टर वाले अक्सर इसको समझ सकते होंगे कि डिफरेंट ब्रांचों का आपस में कंपटीशन होता है, तो वो एक दूसरे के कस्टमर्स को टेक ओवर करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बाज़ ओवरऑल वो एक ब्रांच तो फ़ायदे में चली जाती है, मगर वो 4 ब्रांचों को साथ उनसे वो नुकसान में पहुंचा देती है। इसके बाद अगली जो सी इसकी तरीका है वो है जी आपका जोग्राफिकल है। जैसे वेस्टर्न रीजन, साउथर्न रीजन, डिफरेंट, आप लाहौर को जो सा नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट साउथ इसमें डिवाइड कर दो, और उसके बाद उनको डिवाइड कर दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये भी एक डिपार्टमेंटलाइजेशन का है। इससे मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट हैंडलिंग ऑफ स्पेसिफिक रीजन इश्यूज एंड अराइजेज। इससे आपको खाली सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है पर्टिकुलर एरिया में क्या क्या वो डिफ़िकल्टीज आ रही हैं।
जैसे नॉर्थ में आ रही है तो खाली नॉर्थ पे आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे, वेस्ट में आ रही है तो वेस्ट पे आप करेंगे। सेकंड इसका जो फ़ायदा है वो सर्व नीड ऑफ यूनिक जोग्राफिकल मार्केट बेटर। इससे आप अपनी मार्केट को डिवाइड किया होता है तो इसलिए आपको ईजिली उस पर कॉन्सेंट्रेट करने का फ़ायदा हो जाता है। और डिसएडवांटेज क्या है, डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शन। बाज़ का एक ही चीज़ आप बार बार रिपीट करनी पड़ती है आपको चारों दफ़ा, ठीक है ना। 4 डिफरेंट सेक्टर हैं तो चारों को अलग अलग बताना पड़ता है। और कैन फील आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल एरिया। बाज़ का कुछ एक एरिया जिनसे होता है वो ज़्यादा आपको प्रमोट कर रहा होता है तो ऑटोमेटिकली आप उसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस डाल दो तो बाकी सारी एरियाज आपके इग्नोर हो जाते हैं। उसके बाद अगली चीज़ उनसी है वो आ जाएगी आपकी प्रोडक्ट बेस है, जिसमें वो कहते हैं यदि मास ट्रांजिट है बड़े लेवल के ऊपर, रिटेल के ऊपर है, रेल सेक्टर है। उसके बाद उसको कहता है कि डिफरेंट डिवीजन है आपकी। ये उसने प्रोडक्ट डिपार्टमेंट की बात की है। सॉरी। अच्छा जी, यहाँ पे वो जो बात कर रहा है वो प्रोडक्ट वाइज है। मिसाल के तौर पर आपने अगर एक चीज़ बना रहे हो ना, डायमंड ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है, पेंट का उनका अलग से कारोबार है, उनका जंबल उनका अलग से कारोबार है, उनका फॉर्म का अलग से कारोबार है। तो ऑटोमेटिकली उन्होंने क्या किया होगा, प्रोडक्ट वाइज अपनी चीज़ को डिवाइड किया होगा। इसके फ़ायदे क्या हैं, अलाउ स्पेशलाइजेशन। आपको जिस सेक्टर में जिस बंदे की स्पेशलाइजेशन ज़्यादा नज़र आ रही हो आप उस पर ज़्यादा स्ट्रेस कर सकते हो। सेकेंड, मैनेजर कैन बिकम एक्सपर्ट इन देयर इंडस्ट्रीज। वो इंडस्ट्री ज़्यादा जब प्रोडक्ट वाइज आती है तो उसमें कई लोग जो उनसे हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सपर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और बाजू का क्या हो जाता है, कस्टमर के ज़्यादा क्लोज होते हैं आप। हर एक बंदे की प्रोडक्ट जो उनसे होती है उसको फिर ये पता होता है कि जैसे होंडा CD70 है तो वो मार्केट में ज़्यादा बिकती है तो उसकी क्या रीजंस है, ठीक है। CD100 की एक प्रोडक्ट आई थी वो क्यों नहीं बिक सकी, तो वो भी रीजंस आपको पता चलते हैं। तो क्लोजनेस ऑफ कस्टमर की वजह से है। इसके अंदर प्रोसेस डिपार्टमेंट है जिसमें वो कहता है कि स्विंग डिपार्टमेंट है, प्रिंटिंग डिपार्टमेंट है, असम्बलिंग डिपार्टमेंट है। एक ही फर्म को एक डिफरेंट डिपार्टमेंट या प्रोसेस के हिसाब से, जैसे गारमेंट्स में एक स्विंग का डिपार्टमेंट है, कटिंग का डिपार्टमेंट है, तीसरा स्टिचिंग का है और चौथा उसको पैकिंग का डिपार्टमेंट है। तो इन 4 डिपार्टमेंट की बेस के ऊपर उनको 4 प्रोसेस की बेस के ऊपर बेचना, ये डिवाइड कर भी किया जा सकता है। इसको प्रोसेस डिपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं, जिनमें वो कहता है कि मोर एफिशिएंट फ्लो ऑफ वर्क एक्टिविटी। इससे एक्टिविटीज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म होती है और कैन बी यूज विद सर्टन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। मगर ये सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर तो हो सकता है, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सिंगल स्टेप में ही सारी कंप्लीट होती है। मिसाल के तौर पर मेडिसिन है तो वो सारी की सारी एक फार्मूले के तहत बनती हैं और उनमें जब तक तमाम की तमाम चीज़ें तमाम के तमाम रेशो से एक ही रेशो से ना कंबाइन हो जाए तब तक उसका फ़ायदा क्यों नहीं होता, तो वो भी चीज़ का नुकसान होता है। और इसके बाद इसकी आखिरी जो सी है वो कस्टमर बेस है। जैसे रिटेल है, होलसेल है और गवर्नमेंट अकाउंट है। मेरे ख्याल से मैंने ये पहले भी बोला, होलसेल पे भी उसको बेच कर आप डिवाइड कर सकते हो, रिटेल के ऊपर भी बेच कर, और उसके बाद आप उसको क्या कहते हैं, गवर्नमेंट अगर आपकी चीज़ को प्रोड्यूस कर रही है या ख़रीद रही है तो उसके लिहाज से भी देख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट वो जो बात करूँ कहते हैं चेन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आपने एक चीज़ बोली थी जिसको चेन ऑफ कमांड कहते हैं। चेन ऑफ कमांड क्या है, द कंटिन्यूस लाइन ऑफ अथॉरिटी दैट एक्सटेंड फ्रॉम अपर लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू लोअर लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, क्लैरिफाइज हु रिपोर्ट टू हु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आखिरी लाइन में लिखा हुआ है, हु रिपोर्ट टू हु, कौन सा बंदा किसको जवाबदेह होगा अगर कल को उससे कोई चीज़ पूछी जाए। जब ये चीज़ आप क्लियर करती हो तो इसको चेन ऑफ कमांड कहते हैं। जैसे एक मैनेजर, उसके नीचे 4 असिस्टेंट मैनेजर हैं, तो वो चारों के चारों रिस्पॉन्सिबल होंगे मैनेजर को बताने के, ना कि जनरल मैनेजर को। तो जो आपका वेरी नेक्स्ट बॉस होता है उस चीज़ को देखना और आप से वो किन किन चीज़ों के ऊपर पहुंच सकता है या पूछ सकता है, इन चीज़ों को देखना, ये चेन ऑफ कमांड है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आपको कुछ चीज़ें अथॉरिटी का भी पता होना चाहिए। आप जब अपनी सीट पर बैठते हैं तो आपको किन किन चीज़ों को परफॉर्म करना है उस सीट पर बैठे हुए, ये चीज़ अथॉरिटी कहलाती है। और आप अगर उनको परफॉर्म नहीं करेंगे तो किन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, या कौन सी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल समझे जाएंगे। मैं फिर बोल दूँ, अथॉरिटी है परफॉर्म करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ना किया तो क्या होगा। और यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट पर्सन शुड हैव वन बॉस, शुड रिपोर्ट एंड रिपोर्ट
शुड रिपोर्ट ओनली टू दैट पर्सन। याद रखिएगा, वन बॉस इज़ बेटर देन मैनी बॉसेस। एक बॉस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको पता है कि भाई मेरा ये बॉस है, मुझे इसने ही पूछना, किसी और ने नहीं पूछना, ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसके बताए हुए चीज़ों पर अमल करोगे, क्योंकि आपने उसको रिपोर्ट देनी है, उसके मुताबिक काम करोगे। अगर आपको एक बंदा आता है, वो कहता है यार ऐसे करो, दूसरा कहता है ऐसे करो, आप कभी भी अच्छे तरीके से काम नहीं कर सकोगे। आप कहोगे यार उसके मुताबिक किया तो दूसरे ने डालना है, दूसरे के मुताबिक किया तो पहले नहीं डालना है, तो ऑटोमेटिकली ये यूनिटी ऑफ कमांड है। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में स्पैन ऑफ कंट्रोल है। स्पैन ऑफ कंट्रोल कहता है कि द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हु कैन बी इफेक्टिवली एफिशिएंटली सुपरवाइज्ड बाय अ मैनेजर। एक मैनेजर के नीचे कितने को बंदे मिनिमम होने चाहिए जो कि वो अच्छे तरीके से हैंडल कर सके, अच्छे तरीके से उनसे काम करवा सके। अब एक बंदे के नीचे आप 1000 बंदा रख दो, वो अच्छे तरीके से उनको सुपरवाइज नहीं कर सके तो उसका फ़ायदा क्या है। तो याद रखिएगा, विड्थ ऑफ स्पैन जो सी है, यानी कि उसके नीचे जो लोगों की तादाद है वो किन लिहाज से होगी। स्किल एंड एबिलिटीज़ ऑफ मैनेजर, सबसे पहले उसके एक्सपीरियंस को देखा जाएगा, उसके स्किल्स को देखा जाएगा कि वो कितने बंदों को ईजिली हैंडल कर सकता है। सेकेंड, एम्प्लॉय करेक्टरिस्टिक्स, जो लोग उसके पास काम कर रहे हैं वो किस खसूसियात से ताल्लुक़ रखते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्क बीइंग डन, वो काम कॉम्प्लिकेटेड है या नॉन कॉम्प्लिकेटेड है। सिंपल वर्क भी होता है और कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्क भी होता है। याद रखिए कि जितना सिंपल काम होगा उसमें ज़्यादा लोग भी आप हैंडल कर सकते हैं, और जितना कॉम्प्लिकेटेड काम होगा उसमें कम से कम लोगों का होना ज़रूरी है। और अगर एक जैसे टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर होगा। डिफरेंट टास्क हो ना तो वो बंदा सारे का सारा हैंडल नहीं कर सकता। जैसे आपने अगर सुपरवाइज़र रखा हुआ है ना, तो सिर्फ और सिर्फ वो अगर आपने रखा हुआ है क्या कहते हैं ग्रॉसरी आइटम्स पे, तो वो ग्रॉसरी आइटम्स के ऊपर 5-6 बंदों को आप रखें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप उसको कहें ना ग्रॉसरी में भी रखना है, मीट में भी रखना है, ऊपर से नीचे वो कोई चीज़ को भी अच्छे तरीके से सुपरवाइज नहीं कर सकेगा। कम्प्लेक्सिटी उस टास्क मैंने बोला कि वो जितना कम्प्लेक्स होगा उतना ही कम नंबर में होना चाहिए। फिजिकल प्रॉक्सिमिटी ऑफ सबऑर्डिनेट, ख्याली बातों पे नहीं जाना, रियलिटी में देखना है कि कौन सा बंदा फिज़िकली अगर कंट्रोल करने पर आए तो वो कितने को मैक्सिमम बंदे कंट्रोल कर सकता है। और हर एक चीज़ का स्टैंडर्ड रखो और उस स्टैंडर्ड को मेजरेबल होना चाहिए। याद रखिएगा, स्पेसिफिक मेजरेबल जो चीज़ होती है वो ज़्यादा बेटर होती है। आप एक बंदे को कहें कि जी आपसे जितने यूनिट बनते हैं बनाई जाए, ये कंट्रोलेबल नहीं होगा। आप उसको एक टास्क दो कि भाईजान 100 यूनिट चाहिए मुझे, और फिर उसको सुपरवाइज़ करो। जो चीज़ मेजरेबल है उतनी की देखनी पड़ेगी। उसके बाद सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का मेरे ख्याल से पहले भी हो चुका है। एक इसमें नया कॉन्सेप्ट है, वो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट है। एक बंदे के पास, मैं फिर दोबारा सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज को थोड़ा सा बोल देता हूँ क्योंकि ये पहले कुछ स्लाइड्स पहले आया था। स्लाइड्स में सेंट्रलाइज क्या होता है कि सिर्फ इख्तियार फैसला करने का चंद हाथों पे, और जो वो फैसला करे वो बाकी सारे के सारे यूज़ करें। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है, हर एक बंदे को अपनी पोजीशन पर काम करने का हक भी हो और फैसला करने का हक भी हो। ठीक है, आप अपनी पावर जब दूसरे को डेलीगेट कर दे तो इसको डिसेंट्रलाइज कहा जाता है। और जो डेलीगेट करना पावर है, इसी चीज़ को एम्प्लॉई एम्पावरमेंट कहा जाता है। एम्प्लॉई का मतलब मुलाजम है और एम्पावरमेंट का मतलब है उसके पास पावर है कि भाई वो कोई भी फैसला कर सकता है। इसको एम्प्लॉई एम्पावरमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट कौन सा है वो इंशाल्लाह इससे अगली वाली कौन सी है वो वीडियो में होगी बात। यहाँ तक अगर वीडियो देखकर आपको किसी किस्म का कोई मसला आता है तो मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह अभी दूसरी वीडियो के अंदर बाकी के लेक्चर की बात करते हैं।